आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स सब देखेंगे 12th क्लास के ज्योग्राफी के सभी सब्जेक्टिव प्रश्नों को। और इसमें जो भी सब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं आप लोगों के लिए VVI है। सब्जेक्टिव प्रश्न देने का मतलब ये होता है कि आपने पूरा भूगोल यानी कि पूरा ज्योग्राफी पढ़ लिया, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपने कभी देखा ही नहीं और आपने उसको मिस कर दिया। तो होता क्या है कि वहीं अगर प्रश्न आपको इंटर एग्जाम में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप नहीं लिख पाते हैं। इसलिए सभी सब्जेक्टिव प्रश्नों को जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपको खोज के उसको वीडियो बना के आपके सामने उपलब्ध किया जाता है, ताकि उन सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखें और सुन करके आप उसको याद कर सकें। तो हो सकता है फ्रेंड्स आप उस क्वेश्चन को जा करके इंटर एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे और अच्छे नंबरों से आप पास कर जाएंगे। इसलिए वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से देख सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे, ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो यानी कि सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव उसका नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज आपको मिल सके और आप उस वीडियो से लाभ उठा सके। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है कि ऋणात्मक भुगतान संतुलन का होना किसी देश के लिए क्यों हानिकारक होता है। इसका जवाब होगा कि व्यापार संतुलन तथा अदायगी का संतुलन के गंभीर परिणाम होते हैं। एक नकारात्मक संतुलन का अर्थ है कि देश वस्तु खरीदने के लिए अधिक खर्च करना होगा, इससे उसके वित्तीय भंडार समाप्त होने लगेंगे। सवाल नंबर 2 है कि ग्रामीण बस्तियां क्या है। ग्रामीण बस्तियां क्या है, इसका जवाब होगा कि वे बस्तियां जो भूमि से सीधे तथा काफ़ी नज़दीकी से जुड़ी होती हैं ग्रामीण बस्तियां कहलाती हैं। ग्राम किसान तथा खेतिहर मजदूरों की अधिकता वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। आगे है कि ग्रामीण बस्तियों में जनसंख्या नगरों की अपेक्षा कम होती है, यानी कि जो गांव की बस्तियां होती हैं जनसंख्या जैसे नगर में जितनी जनसंख्या होती है उससे कम होती हैं गाँव में। ग्रामीण घर अधिकतर स्थानीय सामग्री से बने होते हैं। ग्राम की अधिकतर जनसंख्या कृषि तथा पशुपालन आदि कार्यों में लगी रहती है। सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के प्रमुख प्रभाव क्या हैं। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के प्रमुख प्रभाव क्या है। इसका जवाब होगा कि सूचना प्रौद्योगिकी का भारत की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस उद्योग ने देश में आर्थिक और सामाजिक विकास की नई संभावनाएं खोल दी हैं। इसने व्यापार प्रक्रिया को बाह्य स्रोत संबंधी बना दिया है। भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से उभर कर आया है, जिसके द्वारा व्यापार तथा अन्य क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ है। इस प्रकार से भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति का प्रमुख प्रभाव पड़ा है। ये हम अंतिम में लिख देंगे इसको, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 है कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। इसका जवाब होगा कि मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मनुष्य और उनके भौतिक पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। एक बार और रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मनुष्य और उनके भौतिक पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसमें मानव और प्रकृति के बीच सतत परिवर्तनशील पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न सांस्कृतिक लक्षणों की स्थिति एवं वितरण की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के मध्य बदलते संबंधों का एक अध्ययन है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 है कि क्या आप प्रवास के कुछ सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों का नाम बता सकते हैं। प्रश्न को समझिएगा। क्या आप प्रवास के कुछ सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों का नाम बता सकते हैं। तो पहले हम सकारात्मक को देखेंगे, इसके बाद हम नकारात्मक परिणाम को देखेंगे, ठीक है। सकारात्मक परिणाम लिख करके डैश दे देंगे और देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में सुधार तथा वृद्धि प्रौद्योगिकी का पहुंचना, यदि बाहर से उच्च तकनीक के लोग रोजगार के लिए आएँ, सस्ता श्रम मिल जाता है। क्लियर है। और नकारात्मक परिणाम देखिए, जनसंख्या वृद्धि में प्रतिकूल प्रभाव, प्रवासियों के उद्गम और गंतव्य स्थानों में लिंग अनुपात असंतुलित होता है। क्लियर है। सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 है कि गैरिसन नगर क्या होते हैं। ध्यान दीजिएगा, गैरिसन नगर क्या होते हैं, उनका क्या प्रकार होता है, ठीक है। इसका जवाब होगा कि इन नगरों का उदय गैरिसन नगरों के रूप में हुआ है, जैसे अंबाला, जालंधर, महुबवीना, उधमपुर इत्यादि। इनका कार्य सैनिक छावनी में शस्त्रों के भंडार होते हैं। क्लियर है। चलिए हम सवाल नंबर 7 देखते हैं। मानव विकास सूचकांक किसे कहते हैं। ये भी प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको याद रखेंगे। मानव विकास सूचकांक किसे कहते हैं। इसका जवाब होगा कि मानव विकास मनुष्य की आकांक्षाओं एवं उन्हें उपलब्ध जीवन यापन की सुविधाओं के स्तर को विस्तृत करने की प्रक्रिया है।
मानव विकास मानव की कुशलताओं एवं क्षमताओं के उन्नयन की प्रक्रिया है। मानव विकास सूचकांक की गणना के निम्न 3 सूचक हैं। याद रखिएगा, मानव विकास जो है सूचकांक की गणना के निम्न 3 सूचक हैं। कौन कौन, इसको हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर तीनों दिया हुआ है, ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा। पहला जीवन काल, दूसरा शैक्षिक उपलब्धता और तीसरा ये है। क्लियर है? चलिए पहले हम जीवन काल के बारे में देखते हैं। इसकी माप जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से की जाती है। इसका न्यूनतम मान 25 वर्ष तथा अधिकतम 85 वर्ष से लिया गया है। ठीक है। शैक्षिक उपलब्धता के बारे में जानेंगे। इसमें साक्षरता दर का मान निश्चित किया जाता है जो 0% से 100% के मध्य होता है। ठीक है। तीसरा देखेंगे, प्रति व्यक्ति वास्तविक सरल घरेलू उत्पादन जीवन स्तर का सूचक होता है। यह न्यूनतम $100 और अधिकतम 40,000 अमेरिकी डॉलर के मध्य निश्चित किया जाता है। यह है मानव विकास, इसे मानव विकास सूचकांक कहते हैं, आप इसको याद रखेंगे। और मानव विकास सूचकांक की गणना 3 सूचक है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, कि मानव विकास सूचकांक की गणना जो है उसके 3 सूचक हैं। तो कौन कौन? जीवन काल, शैक्षिक उपलब्धता और तीसरा प्रति व्यक्ति वास्तविक सरल घरेलू उत्पादन के बारे में। ठीक है। अब सवाल नंबर 8 देखेंगे। सवाल नंबर 8 है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटकों के नाम बताएं। ये सभी लघुत्तरीय प्रश्न है, आप इसको ध्यान देते चलेंगे और एक एक प्रश्न को आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको प्रश्न का जवाब जो है बिल्कुल याद हो सके। और फ्रेंड्स, वीडियो को भी आप एक लाइक जरूर कर देंगे। प्रश्न है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटकों के नाम बताएं। पहला है अशोधित जन्म दर, दूसरा है अशोधित मृत्यु दर, तीसरा है प्रवास। ठीक है, मात्र 3 घटक के बारे में बताना है। जो 3 घटक निम्न है, पहला है अशोधित जन्म दर, दूसरा है अशोधित मृत्यु दर और तीसरा है प्रवास। क्लियर है? सवाल नंबर 9 देखेंगे। सस्य गहनता का अर्थ स्पष्ट करें। सस्य गहनता का अर्थ स्पष्ट करना है। इसका जवाब होगा कि सस्य गहनता का अर्थ है कि एक कृषि वर्ष में एक ही खेत में कई फसलें उगाना। समझिएगा आप कि सस्य गहनता का अर्थ है कि एक कृषि वर्ष में एक ही खेत में कई फसलें उगाना। उदाहरण के लिए, एक किसान के पास अगर 5 हेक्टेयर भूमि है, उसमें खरीफ की फसल काट लेने के बाद रबी की फसल 3 हेक्टेयर में बोता है, तो उस किसान ने 8 हेक्टेयर भूमि से फसल प्राप्त की। इसको निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है, जैसे कि फॉर्मूला इसका है कि सस्य गहनता इक्वल टू कुल बोया गया क्षेत्र बट्टा शुद्ध बोया गया क्षेत्र इंटू 100। क्लियर है? चलिए सवाल नंबर हम 10 देखते हैं। सवाल नंबर 10 है कि लोहा इस्पात उद्योग किस देश के औद्योगिक विकास का आधार है, ऐसा क्यों? लोहा इस्पात उद्योग किस देश के औद्योगिक विकास का आधार है, ऐसा क्यों? इसका जवाब होगा कि लोहा इस्पात उद्योग के विकास ने भारत में औद्योगिकीकरण के द्वार खोल दिए हैं। लगभग सभी क्षेत्र लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर करता है। लोहा इस्पात उद्योग में अन्य उद्योगों के लिए मशीनरी, उपकरण आदि तैयार होते हैं। इसके विभिन्न उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल है। जीवन का हर क्षेत्र लोहे से प्रभावित है, इसलिए यह उद्योग किसी देश के औद्योगिक विकास का आधार है।